नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं अमित ठाकुर और आज मेरा इस वीडियो बनाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि क्योंकि मेरा ट्रांसफ़र हो गया, अब मैं आपके विद्यालय से चला गया हूं और ASOSC गांधीनगर में। तो आपका जो हम जो पाठ पढ़ा रहे थे, एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स, जो रोमन एम्पायर वाला, वो बीच में थोड़ा सा रह गया था, तो उसे पूरा करना का उद्देश्य से ये मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपका ये चैप्टर पूरे अच्छे ढंग से पूरा हो जाए। तो आज हम उसी पर जो जितना शेष भाग बचा है उस पर बात करेंगे। तो इससे पहले मैं एक छोटा सी बात पर आपका ध्यान ले जाना चाहता हूँ। पेज नंबर 42 जो आपकी NCERT की बुक है उसको आप देखें। उसमें आपको एक बहुत सुंदर सा चित्र दिखाई दे रहा है। ये चित्र किस बात का है? ये है एक्वाडक्ट्स का। एक्वाडक्ट्स यानी हिंदी में जिन्हें जल सेतु कहते हैं, पानी का पुल। तो आप देखो कि रोमन साम्राज्य में इंजीनियरिंग इतने कमाल की थी, इतनी बढ़िया थी कि उस समय 3 महाद्वीपों में से 3 कॉन्टिनेंट्स से होता हुआ पानी एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक ले जाने के लिए इतनी लंबी उन्होंने एक्वाडक्ट्स यानी पानी ले जाने की प्रणाली बना रखी थी। उसका ही एक चित्र आपको यहाँ दिखा रखा है। नाइम्स के पास पांदू गार्ड, ये फ्रांस में है। तो यहाँ पर 1st सेंचुरी में रोम के इंजीनियरों ने 3 महाद्वीपों के पार पानी ले जाने के लिए विशाल एक्वाडक्ट्स का निर्माण किया था, जिसका चित्र आपको दिखाई दे रहा है। तो आप देख रहे हो रोमन एम्पायर की टेक्नोलॉजी कितनी अच्छी थी कि उस ज़माने में 3 कॉन्टिनेंट बहुत लंबी लंबी दूरी तक पानी ले जाने के लिए, उस समय पाइपलाइनें तो होती नहीं थी, लेकिन फिर बिना पाइपलाइनों के भी वो किस तरह से एक्वाडक्ट्स बनाकर किस तरह से पानी को ले जाते थे, ये दिखाने के लिए आपको ये चित्र दिखाया। तो अब हम आते हैं जो आपका विशेष भाग बचा हुआ है आपके चैप्टर का, जो हमने जब तक क्लास में जहाँ तक पढ़ाया था उससे आगे। तो अब आप सब पेज नंबर 51 निकालें और पेज नंबर 51 पे हमारा जो लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का वो है लेट एंटीक्विटी। तो लेट एंटीक्विटी में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। लेट एंटीक्विटी कहते किसे हैं? एक्चुअल में रोमन एम्पायर जितने पूरे साल तक तो वो फैला, आपको मैंने बताया था कि हमारा 27 BCE से रोमन एम्पायर की शुरुआत मानी जाती है, जब हमने देखा था कि जो अगस्तस ने सम्राट यानी एम्परर के पद पे वो बैठा था। हालांकि वो अपने आप को प्रिंसेप्स कहता था, लेकिन था वो एम्परर ही। तो वहाँ से हम रोमन एम्पायर की शुरुआत मानते हैं 27 BC से। और ये रोमन एम्पायर कब तक चला? 7th सेंचुरी तक के वहाँ तक। तो इस दौरान बीच में 3rd सेंचुरी क्राइसिस भी आया था। और फिर हम देखते हैं कि इस पूरी अवधि में यानी 27 BC से लेकर 7th सेंचुरी तक का जो ये पूरी रोमन एम्पायर की अवधि है, इसमें 4th सेंचुरी से 7th सेंचुरी CE, 4th सेंचुरी से 7th सेंचुरी CE का जो पीरियड है उसे लेट एंटीक्विटी कहते हैं, यानी बाद का काल। यानी जब हमारा रोमन एम्पायर की समाप्ति का समय है, जब वो ख़त्म हो रहा है, तो उसके लास्ट का जो काल है उसे लेट एंटीक्विटी कहते हैं, यानी परवर्ती पुरा काल कहते हैं। तो ये कब से कब तक है? 4th सेंचुरी से 7th सेंचुरी CE। तो जैसा मैं आपको बहुत बार बताता हूँ कि हिस्ट्री यानी इतिहास पढ़ने का जो मुख्य उद्देश्य है वो है परिवर्तनों को समझना, यानी चेंजेस जो हो रहे हैं समय बीतने के साथ साथ उन्हें समझना, यही इतिहास का अध्ययन का मुख्य उद्देश्य होता है। तो हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि इस लेट एंटीक्विटी में यानी 4th सेंचुरी से 7th सेंचुरी CE के दौरान हमारे रोमन एम्पायर में क्या क्या परिवर्तन हुए। तो हम इन परिवर्तनों को अलग अलग हेडिंग्स में बांट लेते हैं और उनको पढ़ते हैं, और उससे हमें समझने में और याद रखने में आसानी रहेगी, और एग्ज़ाम में भी इसी के आधार पर आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो जैसे मैं सबसे पहला जो हम मुख्य परिवर्तन समझने का प्रयास करेंगे इस लेट एंटीक्विटी में, यानी 4th सेंचुरी से 7th सेंचुरी CE के बीच में जो सबसे पहला मुख्य परिवर्तन देखेंगे वो है कि स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेट, राज्य के ढांचे, राज्य की संरचना में क्या परिवर्तन हुए। तो आप इस पर एक सवाल भी लिख सकते हैं, एग्जाम में ये आ सकता है सवाल। तो सवाल लिखें, व्हाट चेंजेस आर मेड इन द स्ट्रक्चर ऑफ स्टेट during the late antiquity? What changes are made in the structure of state
ड्यूरिंग द लेट एंटिक्विटी, परवर्ती लेट एंटिक्विटी ऑफ द रोमन एम्पायर। What changes are made in the structure of state during the late antiquity of Roman Empire? रोमन साम्राज्य के परवर्ती पुराकाल में क्या क्या परिवर्तन हुए राज्य की संरचना में। रोमन साम्राज्य के परवर्ती पुराकाल में राज्य की संरचना में क्या क्या परिवर्तन हुए, तो ये इस प्रश्न पर अब हम यहाँ पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो इस दौरान यानी लेट एंटिक्विटी में यानी 4th सेंचुरी से 7th सेंचुरी के दौरान हम ये देखते हैं कि जो हमारे स्ट्रक्चर ऑफ स्टेट में जो परिवर्तन हुए वो मुख्य रूप से 2 रोमन एम्परर्स के दौरान के शासनकाल में हुए। उनमें से एक तो था डाइक्लोशियन और दूसरा था कॉन्स्टेंटाइन। तो अब हम एक एक करके देखेंगे कि डाइक्लोशियन के शासनकाल में स्ट्रक्चर ऑफ स्टेट में क्या परिवर्तन हुए और कॉन्स्टेंटाइन के शासनकाल में स्ट्रक्चर ऑफ स्टेट में क्या परिवर्तन हुए। तो आइए सबसे पहले हम डाइक्लोशियन के शासनकाल की बात करते हैं और समझते हैं कि उसमें क्या क्या परिवर्तन हुए। डाइक्लोशियन के शासनकाल में जो स्ट्रक्चर ऑफ स्टेट में मुख्य परिवर्तन हुए उनमें से सबसे पहला था कि साम्राज्य को छोटा बनाया गया। जो उसके पहले के शासकों ने इतने सारी ज़मीनें जीत ली थी, इतना बड़ा भूभाग पे अपना रोमन एम्पायर का कब्जा कर लिया था, तो उन सब पर नियंत्रण करना, उनका प्रशासन करना, उनकी देखभाल करना रोमन एम्परर के लिए बड़ा मुश्किल था और बहुत खर्चीला था। तो डाइक्लोशियन ने जो चेंज किया वो ये कि उसने जो फालतू भूभाग थे जिनका कोई उसके लिए महत्व भी नहीं था और जिन पर बहुत ज़्यादा खर्चा आ रहा था, जिनके नियंत्रण पर, जिनके एडमिनिस्ट्रेशन पर, तो उसने उन फालतू भूभागों को छोड़ दिया और अपने रोमन एम्पायर की सीमाओं को छोटा कर लिया ताकि वो एक कॉम्पैक्ट एम्पायर बन जाए, ना कि ढीला डाला फैला हुआ। तो पहला चेंज उसने ये किया कि डाइक्लोशियन ने कि साम्राज्य को यानी रोमन साम्राज्य की सीमाओं को छोटा कर दिया, उसे छोटा बना लिया। दूसरा जो मुख्य परिवर्तन डाइक्लोशियन ने स्ट्रक्चर ऑफ स्टेट में किया वो है कि सीमाओं पर किले बनवा दिए और प्रांतों का पुनर्गठन कर दिया। तो यानी सीमाओं पर किले बनवाए सुरक्षा के लिए और जो उसके प्रोविंसेस थे उनका रीऑर्गेनाइज किया, यानी उनको और ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव रूप से कुशल बना दिया। इसके अलावा एक और बड़ा इम्पॉर्टेंट चेंज उसने किया और वो था असैनिक कार्यों को सैनिक कार्यों से अलग कर दिया। यानी जो सैनिक कार्य करने वाले सेनापति थे उनको कहा गया कि भाई आप तुम केवल सेना का, मिलिट्री का काम करोगे, युद्धों का काम करोगे, और जो असैनिक कार्य सिविल वर्क्स हैं वो दूसरे सिविल ऑफिसर्स करेंगे। तो ये एक महत्वपूर्ण परिवर्तन किया और ये काम हमारे जो जितने भी बाद के जो पॉलिटिकल थिंकर्स हैं उन्होंने यही कहा है कि मिलिट्री वर्क को सिविल वर्क से अलग किया जाए और भारत का जो संविधान है वो भी इसी आधार पर ही कार्य करता है कि मिलिट्री वर्क और सोशल और जो सिविल वर्क है उनको अलग अलग रखता है। तो ये काम रोमन एम्पायर ने ही शुरू कर दिया था, रोमन एम्परर ने शुरू कर दिया डाइक्लोशियन ने। तो उसने असैनिक कार्यों को सैनिक कार्यों से अलग कर दिया, मिलिट्री वर्क को सिविल वर्क से अलग कर दिया। इसके अलावा डाइक्लोशियन ने एक और बहुत महत्वपूर्ण काम किया था और वो काम किया था कि उसने अपने सेनापतियों यानी जिन्हें ड्यूक्स कहा जाता था को अधिक स्वायत्तता, ऑटोनमी प्रदान की, जिससे सैन्य अधिकारी अधिक शक्तिशाली समूह के रूप में उभर सकें ताकि सीनेटर्स पर अच्छा दबाव बनाया जा सके। तो ये सारे जो स्ट्रक्चर ऑफ स्टेट में चेंज किए डाइक्लोशियन ने। तो डाइक्लोशियन ने तो इतना परिवर्तन किया। अब हम बात करते हैं अगला जो उसके बाद जो रोमन एम्परर बना वो था कॉन्स्टेंटाइन। आप पेज नंबर 52 पर आप कॉन्स्टेंटाइन की बड़ी भव्य और सुंदर प्रतिमा को देख सकते हैं। उसकी मूर्ति यहाँ पर बनी हुई है कॉन्स्टेंटाइन। तो कॉन्स्टेंटाइन ने क्या क्या महत्वपूर्ण परिवर्तन किए स्ट्रक्चर ऑफ स्टेट में? उसने 2 महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। एक महत्वपूर्ण परिवर्तन तो उसने ये किया मॉनेटरी फील्ड में यानी मौद्रिक क्षेत्र में। उसने सॉलिडस नाम का एक नया कॉइन, एक नया सिक्का चलाया और ये सॉलिडस कॉइन जो होता था ये 4.5 ग्राम प्योर गोल्ड का होता था। तो ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है कि कॉन्स्टेंटाइन के रीन में, कॉन्स्टेंटाइन के शासनकाल में जो एक महत्वपूर्ण चेंज किया गया स्ट्रक्चर ऑफ स्टेट में वो था कि एक नए प्रकार के कॉइन, एक नए प्रकार का सिक्का चलाया गया जिसे सॉलिडस कहते थे और ये 4.5 ग्राम का प्योर गोल्ड से बना हुआ सिक्का होता था। और इस सिक्के का
बहुत भरपूर मात्रा में प्रयोग हुआ, बड़े पैमाने पर इसका लेन देन के लिए प्रयोग होता, तो इससे व्यापार वाणिज्य बढ़ा था। तो ये कॉन्स्टेंटाइन का एक इम्पॉर्टेंट चेंज था। इसके अलावा कॉन्स्टेंटाइन ने एक और जो इनोवेशन किया, एक और जो परिवर्तन किया स्ट्रक्चर ऑफ स्टेट में, वो ये था कि उसने अपनी एक रोमन एम्पायर की एक दूसरी राजधानी बनाई जिसे कॉन्स्टेंटिपोल या हिंदी में कुस्तुनतुनिया कहते हैं। ये कुस्तुनतुनिया या कॉन्स्टेंटिपोल जो आज का टर्की है, उसकी जो कैपिटल है इस्तांबुल, वो इस्तांबुल ही उस समय उसने कॉन्स्टेंटिपोल के नाम से बसाया था। वही कॉन्स्टेंटिपोल आज इस्तांबुल के नाम से जाना जाता है। और ये आज के टर्की की, जिसे आजकल तुर्किये कहते हैं, ये आज के तुर्किये की राजधानी थी। ये कॉन्स्टेंटिपोल जो है ये 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ नगर है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही भव्य। उसने कॉन्स्टेंटिपोल ने इसका निर्माण करवाया था। तो इस तरह से हमने डायक्लोशियन और कॉन्स्टेंटाइन द्वारा किए गए जो स्ट्रक्चर ऑफ स्टेट था उसमें जो चेंज उन्होंने किए उस पर चर्चा की। तो आपसे परीक्षा में यही सवाल पूछा गया था कि भाई जो लेट एंटीक्विटी में रोमन एम्पायर की लेट एंटीक्विटी में क्या क्या चेंजेस हुए स्ट्रक्चर ऑफ स्टेट में। तो आपको इन दोनों के द्वारा किए गए परिवर्तन, यानी डायक्लोशियन ने जो जो परिवर्तन किए और जो कॉन्स्टेंटाइन ने जो जो परिवर्तन किए, उन्हीं के बारे में चर्चा करनी है। और इस तरह से आप एक बहुत अच्छा आंसर लिख पाएंगे। तो इस तरह से ये इस प्रश्न का उत्तर तो हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। अब लेट एंटीक्विटी में एक परिवर्तन तो आपने देख लिया स्ट्रक्चर ऑफ स्टेट का, लेकिन अब एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन को देखना बाकी है और वो है इकोनॉमिक चेंजेस, आर्थिक परिवर्तन। आर्थिक जगत में, आर्थिक रूप से, इकोनॉमिक रूप से लेट एंटीक्विटी में क्या क्या चेंजेस आए, क्या क्या परिवर्तन हुए, अब हमें उस पर चर्चा करनी है। और एग्ज़ाम में ये सवाल आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो एक प्रश्न लिख लीजिए, द लेट एंटीक्विटी ऑफ द रोमन एम्पायर was the period of economic growth and prosperity. Explain. The late antiquity of the Roman Empire was the period of economic growth and prosperity. Explain. रोम साम्राज्य का परवर्ती पुराकाल आर्थिक समृद्धि और समृद्धि, आर्थिक विकास और समृद्धि का काल था। व्याख्या कीजिए। रोम साम्राज्य का परवर्ती पुराकाल आर्थिक विकास और समृद्धि का काल था। व्याख्या कीजिए। तो अब इस प्रश्न को हमें जब हम इस पर चर्चा करनी है तो देखना है कि लेट एंटीक्विटी में क्या क्या इकोनॉमिक चेंजेस एम्परर्स के द्वारा लाए गए। जस्टिनियन, उस समय तक जस्टिनियन एक अगला एम्परर बन चुका था, तो उसने बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। तो उन्हीं को हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। और ये आप अपने पेज नंबर, जो आपकी बुक है उसका पेज नंबर 52 पे आपको इसका उत्तर यहाँ पर मिलेगा। इकोनॉमिक हमने देखा मॉनेटरी स्टेबिलिटी आ गई थी, क्योंकि कॉन्स्टेंटाइन ने एक नया सोने का सिक्का जिसे हम कहते हैं सॉलिडस, वो जारी किया था। इससे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा था। तो मॉनेटरी स्टेबिलिटी आ गई थी और साथ ही पॉपुलेशन भी लगातार बढ़ रही थी। इससे तेज़ी से इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ, समृद्धि आई, आर्थिक विकास हुआ। जो हमारे पास आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स हैं उनसे पता चलता है कि जो औद्योगिक प्रतिष्ठान थे, यानी कि इकोनॉमिक यानी इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशंस जो थे, तो इन इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशंस में बहुत इन्वेस्टमेंट किया गया इस दौरान, यानी बहुत पैसा लगा के नए नए इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशंस खोले गए। इसी तरह से जो रूरल काम धंधे थे, उद्योग धंधे, रूरल इंडस्ट्रीज़ थी, उनमें भी इन्वेस्टमेंट किया गया, यानी नए नए रूरल इंडस्ट्रीज़ भी खोली गई। और इसके साथ ही जो ट्रेड था, यानी लेन देन का, जो व्यापार का जो काम था, ट्रेड जो था, उसका भी काफ़ी मात्रा में विकास हुआ और इन सब में बड़े पैमाने पे कैपिटल लगाई गई। तो लेट एंटीक्विटी में इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए हम देख रहे हैं कि इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशंस में इन्वेस्टमेंट किया गया, रूरल इंडस्ट्री में, कॉटेज इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट किया गया, ट्रेड में इन्वेस्टमेंट किया गया और इन सब से इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी बढ़ी थी। जो नए नए तरह के जो इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशंस और रूरल इंडस्ट्रीज़ लगाई गई थी, उनमें क्या क्या चीज़, कौन कौन से प्रमुख इंडस्ट्रीज़ लगाई गई थी। तो इसमें जो तेल की मिलें, ऑयल प्रेसेस,
वो लगाई गई थी जिससे ऑलिव ऑयल वगैरह निकाला जाता था। ऐसी मशीनें लगाई गई थी जिससे ऑलिव ऑयल का उत्पादन हो। तो तेल की मिलें, ऑयल प्रेसेस लगाई गई थी। इसके अलावा मिरर फैक्ट्रीज़ यानी कि ग्लास फैक्ट्रीज़ जो थी, शीशे के कारखाने, ग्लास फैक्ट्रीज़ लगाई गई थी। और पेच की प्रेस है, यानी जो स्क्रू होता है ना, नट बोल्ट जो पेच होता है जो हम लगाते हैं किसी चीज़ को कसने के लिए, तो जो स्क्रू यानी पेच, उनको बनाने की फैक्ट्रियां बनाई गई थी। और साथ ही साथ पानी की मिलें, वाटर मिल्स का प्रयोग करके उत्पादन किया जा रहा था। तो ये सारी जो नई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होने से काम धंधा बढ़ रहा था, प्रोडक्शन बढ़ रहा था, जिससे इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी हमारी आ रही थी। इसके साथ ही जो बहुत बड़ी मात्रा में कैपिटल यानी मनी को इन्वेस्ट किया जा रहा था ईस्ट की कंट्रीज़ के साथ लंबी दूरी का ट्रेड करने के लिए, और इससे हमारे ट्रेड का जो ट्रेड था वो लगातार फल फूल रहा था, व्यापार लगातार बढ़ता चला जा रहा। और इन सारे कामों की वजह से हम देखते हैं कि शहरी संपदा और समृद्धि यानी शहरों की जो संपत्ति थी, शहरों की जो प्रॉस्पेरिटी थी, वो लगातार बढ़ती जा रही थी, तेज़ी से बढ़ती जा रही थी। और जब हमारे पास पैसा आता है, जब शहर के लोगों के पास पैसा आया, तो वो नए नए तरह की स्थापत्य कला यानी आर्किटेक्चर का प्रयोग करके अपने शानदार भवन बनवाने लगे। तो रोमन जो एम्पायर है वो अपने शानदार आर्किटेक्चर, अपनी स्थापत्य कला यानी भवन बनाने के स्टाइल्स के लिए भी मशहूर है। और नए भवन तभी बनाए जाते हैं जब हमारे पास पैसा हो। तो क्योंकि इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी का युग आ चुका था, पैसा के बहुत अच्छी इनकम हो रही थी, तो इसलिए लोगों का शौक बढ़ रहे थे और वो अपने रहने के लिए, अपने ऑफिस के लिए और दूसरे कामों के लिए बहुत ही शानदार ढंग के रोमन स्टाइल के आर्किटेक्चर का प्रयोग करके, स्थापत्य कला का प्रयोग करके नए नए प्रकार के भवन, शानदार भव्य भवन बनवा रहे थे। और साथ ही भोग विलास के साधनों में भरपूर तेजी आई, लग्जरी आइटम्स का उत्पादन हो रहा था, लोग ऐशो आराम से अपना जीवन जी रहे थे। जो शासन करने वाले जो कुलीन वर्ग था यानी जो हमारी इलीट क्लास थी रोमन एम्पायर की, उनके पास पहले से भी ज़्यादा धन संपत्ति आ गई और वो पहले से भी ज़्यादा शक्तिशाली यानी पावरफुल बन गए। और इसका उदाहरण मतलब इसका एविडेंस हमें मिलता है कि मिस्र में हमें जो इसी लेट एंटीक्विटी में पेपाइरस पौधे के पत्ते पे लिखे हुए सैकड़ों दस्तावेज मिले। आपको बताया था पेपाइरस जो होते थे जिन पर वो सरकंडे के कागज़, जो सरकंडे को सुखाकर उससे कागज़ बना के उस पर लिखा जाता था, उन्हें पेपाइरस कहते थे। तो उन पे हमें लिखे हुए बहुत से जो लेख मिले, तो उनसे ये पता चलता है कि उस समय का जो समाज था वो अधिक खुशहाल था, पैसे वाला था, पैसे की कमी नहीं थी, समृद्धि थी उसके पास। और जहाँ पर मुद्रा का व्यापक रूप से इस्तेमाल होता था यानी कॉइन्स का, मनी का बहुत लेन देन के लिए बहुत बड़े पैमाने पे प्रयोग हो रहा था। और जो ग्रामीण संपदाएं थी, रूरल एस्टेट्स थी, वो भी भारी मात्रा में सोने के रूप में लाभ कमा रही थी। यानी गाँव से भी बहुत पैसा आ रहा था, गाँव में भी, क्योंकि आपने देखा खेती भी होती थी। इसके अलावा वहाँ पर रूरल जो कॉटेज इंडस्ट्रीज़ भी थी, रूरल इंडस्ट्रीज़ भी लगी थी, तो वहाँ से भी बहुत पैसा आ रहा था रोमन एम्परर के पास, बहुत टैक्स के तौर पर। अगर हम एक उदाहरण देखना चाहें कि भाई कैसे पैसा आ रहा था, तो जस्टिनियन जो कॉन्स्टेंटाइन के बाद का जो एम्परर बना था, रोमन एम्परर, उसका नाम था जस्टिनियन। तो जस्टिनियन के शासनकाल में अकेले मिस्र से ही, इजिप्ट से, मिस्र यानी इजिप्ट से, अकेले इजिप्ट से ही 25 लाख सॉलिडस यानी लगभग 35,000 पाउंड्स गोल्ड से भी अधिक की धनराशि करों के रूप में आती थी। यानी अकेले इजिप्ट से ही रोमन एम्परर को 25 लाख सॉलिडस यानी कि 35,000 पाउंड्स गोल्ड टैक्स के तौर पे मिलता था। और हम देखते हैं कि जो तो इतना पैसा आ रहा था उनके पास। और एक इसके आप ये जानकर थोड़ा आश्चर्य भी करेंगे कि जो वेस्ट एशिया है, जैसे हम देखा फ़िलिस्तीन देखा, जो पैलेस्टाइन देखा, सीरिया देखा, और जो ये हमारा इज़राइल है वो देखा, इसके अलावा जो हमारा इराक है वो देखा। तो जो वेस्ट एशिया जो था, इसके वेस्ट एशिया के जो बड़े बड़े ग्रामीण इलाके जो थे, रूरल एरिया जो थे, वो 5th और 6th सेंचुरी में इतने ज़्यादा डेवलप्ड और इतने थिकली पॉपुलेटेड थे जितने 20th सेंचुरी में भी नहीं थे। यानी 20th सेंचुरी में भी
जो वेस्ट एशिया के रूरल एरिया थे वो इतने पैसे वाले और इतने ज़्यादा जनसंख्या वाले नहीं थे जितना रोमन एम्पायर के समय फिफ्थ और सिक्स सेंचुरी में थे। तो यानी रोमन एम्पायर की जो था लेट एंटीक्विटी में, उसमें बहुत पैसा का मतलब जो इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत हो रही थी, बहुत पैसा कमाया जा रहा था, सरकार को भी, रोमन एम्परर को भी बहुत टैक्स मिल रहा था। और जो वेस्ट एशिया के जो रूरल एरिया है वो फिफ्थ और सिक्स सेंचुरी में ही इतने ज़्यादा प्रॉस्परस और इतने थिकली पॉपुलेटेड थे जितने वो 20th सेंचुरी में आज के मॉडर्न युग में भी नहीं है। तो ये आप रोमन एम्परर की प्रॉस्पेरिटी के बारे में अनुमान इस उदाहरण से लगा सकते हैं। तो ये सारी बातें आपको बतानी है जब ये क्वेश्चन पूछा गया था कि द लेट एंटीक्विटी ऑफ द रोमन एम्पायर वॉज द पीरियड ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी एक्सप्लेन। तो अभी हमने जो बातें डिस्कस की, जो आपके पेज नंबर 52 पर लिखी हैं, इन सब बातों को आपको अपने पॉइंट वाइज आंसर में लिखना है जब ये पूछा जाए कि भाई द लेट एंटीक्विटी ऑफ द रोमन एम्पायर वॉज द पीरियड ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी एक्सप्लेन। अब लेट एंटीक्विटी में अब तक हमने पॉलिटिकल चेंज देख लिए, यानी चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेट देख लिया। फिर हमने लेट एंटीक्विटी में इकोनॉमिक चेंजेस देख लिए कि कैसे इतनी तरक्की हो रही थी, कितना पैसा का अच्छा प्रोडक्शन हो रहा था, खूब प्रॉस्पेरिटी आ रही थी, ये देख लिया। अब एक और इम्पॉर्टेंट चेंज देखने की बारी है और वो है कल्चरल चेंज, यानी सांस्कृतिक परिवर्तन। तो लेट एंटीक्विटी में हमें रोमन एम्पायर के कुछ कल्चरल चेंज भी दिखाई देते हैं, और उनमें से जो दो सबसे बड़े कल्चरल चेंज थे वो थे, एक तो इस पूरे क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्या का क्रिश्चियनाइजेशन यानी ईसाईकरण कर दिया गया। पहले यहाँ के लोग ईसाई नहीं थे, उनको बड़े पैमाने पर ईसाई बनाया गया। और जो कॉन्स्टेंटाइन था रोमन एम्परर, उसने रोमन एम्पायर का ऑफिशियल रिलीजन क्रिश्चियनिटी को घोषित कर दिया। तो ये भी इम्पोर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी है, ये आपसे एमसीक्यू के रूप में पूछ सकते हैं कि कौन से रोमन एम्परर ने क्रिश्चियनिटी को रोमन एम्पायर का ऑफिशियल रिलीजन घोषित किया। तो वो था कॉन्स्टेंटाइन ने इस पूरे क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए कहा कि अब से रोमन एम्पायर का आधिकारिक धर्म यानी ऑफिशियल रिलीजन क्रिश्चियनिटी होगा और सबको क्रिश्चियनिटी अपनानी चाहिए। तो उससे जब क्रिश्चियनिटी को तो बाद में यानी कॉन्स्टेंटाइन के कहने से ऑफिशियल रिलीजन बनाया गया और उसका तेजी से प्रसार किया गया। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि जो क्रिश्चियनिटी के आने से पहले इस पूरे एरिया में यानी रोमन एम्पायर के एरिया में और पहले कौन से धर्म चलते थे, ये इस कल्चरल चेंज के अंतर्गत हम समझना चाहते हैं। तभी तो पता चलेगा कि पहले इस तरह के मजहब, इस तरह के धर्म चलते थे और फिर कॉन्स्टेंटाइन ने क्रिश्चियनिटी को ऑफिशियल रिलीजन घोषित करके यहाँ का पूरा क्रिश्चियनाइजेशन कर दिया, तो ये चेंज हुआ। तो हम देख रहे हैं क्रिश्चियनिटी से पहले क्या चेंज आए, मतलब क्रिश्चियनिटी से पहले कौन से धर्म चलते थे इस पूरे क्षेत्र में। तो चाहे वो ग्रीक के लोग हों या चाहे वो रोमन एम्पायर के लोग हों, इन सब की जो पारंपरिक धार्मिक संस्कृति थी वो पॉलीथीज्म थी, यानी वो एक नहीं बल्कि अनेक देवी देवताओं की पूजा करते थे। वो पॉलीथीस्ट थे। पॉलीथीस्ट का मतलब होता है जो ऐसे लोग जो अनेक देवी देवताओं की पूजा करते, किसी एक देवी देवता की पूजा करते। जैसे आज भारत में जिन्हें हम सनातनी कहते हैं, हिंदू कहते हैं, वो भी पॉलीथीस्ट हैं क्योंकि उनके भी बहुत सारे देवी देवता हैं, वो सबकी पूजा करते हैं। जबकि जो मुसलमान हैं या जो ईसाई हैं वो मोनोथीस्ट है, वो एक गॉड की पूजा करते हैं। और जो सनातनी हिंदू हैं वो पॉलीथीस्ट हैं, वो कई धर्मों की पूजा, कई जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं। तो रोमन एम्पायर के लोग भी क्रिश्चियनिटी के आने से पहले तक पॉलीथीस्ट थे, यानी वो अनेक देवी देवताओं की पूजा करते थे। यहाँ के लोगों के अनेक पंथ यानी सेक्ट थे और अनेक उपासना पद्धति यानी पूजा करने के तरीके भी सबके अलग अलग थे। बहुत यहाँ के जो लोग थे यानी रोमन एम्पायर के लोग थे वो अनेक देवी देवताओं की पूजा करते थे, जिनमें जुपिटर, जूनो, मिनर्वा, मार्स जैसे अनेक रोमन और इतालवी देवों और यूनानी तथा पूर्वी देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। इन पूजा करने के लिए रोमन एम्पायर के लोगों ने पूरे साम्राज्य में
बहुत सारे टेम्पल्स, श्राइन, सेंचुरीज यानी मंदिर, मठ और देवालय बना रखे थे। वे बहुदेववादी यानी ये पॉलीथीस्ट जो लोग थे रोमन एम्पायर के, वो स्वयं को किसी एक नाम से नहीं पुकारते, यानी ये सब अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते थे। इनका कोई एक कॉमन नॉमेनक्लेचर नहीं था, इनका कोई एक कॉमन नाम नहीं था। जैसे हम मान लो हमारे जैसे हिंदू या जिसे हम सनातनी कहते हैं, हिंदू कहते हैं, उनमें भी लोग अनेक देवी देवताओं की पूजा करते हैं। कोई शंकर जी की पूजा करता है, कोई विष्णु की पूजा करता है, कोई हनुमान जी की पूजा करता है, कोई देवी जी की पूजा करता है, कोई और अन्य देवी देवताओं की पूजा करता है। लेकिन इन सबको एक ही नाम हिंदू या सनातनी के नाम से पुकारा जाता है। लेकिन जो रोमन एम्पायर के लोग थे वो अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन उनके लिए कोई एक कॉमन नाम नहीं था। जैसे भारत में हिंदू एक कॉमन नाम है हिंदू, कि अलग अलग देवी देवता पूजा करते हैं लेकिन तब भी सबको हिंदू कहते हैं। लेकिन रोमन एम्पायर के जो लोग थे वो अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते थे, लेकिन उनके लिए कोई एक कॉमन नाम नहीं था, जैसे भारत में एक कॉमन नाम है हिंदू। इसके अलावा रोमन एम्पायर में ये जो अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करने वाले लोग थे वो तो थे ही थे। इसके अलावा रोमन एम्पायर में एक और धर्म था जिसे कहते हैं यहूदी धर्म, जूडिज्म। ये जो आज कल जो इजराइल के जो लोग हैं ना, इजराइल में रहने वाले लोग, वो यहूदी हैं, जुडाइज्म है। तो ज्यूज़ उन्हें कहते हैं, ज्यूज़, और उनके धर्म को कहते हैं जुडाइज्म। तो जुडाइज्म जो है धर्म को मानने वाले कहलाते ज्यूज़ यानी यहूदी। और आजकल जो पूरे दुनिया में जो सबसे एक पूरा यहूदी देश है वो इजराइल है। तो रोमन एम्पायर में भी यहूदी थे, रहते थे वो भी बहुत बड़ी संख्या में, और उनके धर्म का नाम जुडाइज्म था या यहूदी धर्म था। लेकिन जो यहूदी धर्म था, जुडाइज्म था, वो भी कोई मोनोलिथ नहीं था, यानी उसमें भी बहुत सारी भिन्नताएं थी। मोनोलिथ का मतलब होता है कि बिल्कुल एक रूप वाला, जिसमें कोई अलग अलग भिन्नता ना हो, सब बिल्कुल एक जैसी पूजा करते हैं, एक जैसे देवी देवता की पूजा करते हैं, एक जैसे तरीके से पूजा करते हैं, उनमें आपस में कोई अंतर, कोई भिन्नता नहीं होती। ऐसे समुदाय को कहते हैं मोनोलिथ। लेकिन जुडाइज्म जो था वो कोई मोनोलिथ धर्म नहीं था, यानी उस यहूदी धर्म में भी बहुत सारी विभिन्नताएं थी। बहुत सारे लोग यहूदी थे लेकिन वो अलग अलग रीति रिवाजों को मानते थे। तो जुडिज्म जो था वो भी मोनोलिथ नहीं था, बल्कि प्लूरलिस्टिक था, उसमें बहुत सारी विविधताएं थी। बहुत लोग यहूदी होते हुए भी अलग अलग तरीके से पूजा करते थे, अलग अलग देवी देवता की पूजा करते, अलग अलग तरीके से रहते थे। तो यानी जुडिज्म भी कोई मोनोलिथ नहीं था। हालांकि हम देखते, क्योंकि उसमें भी बहुत सारी विविधताएं थी, बहुत सारी डाइवर्सिटी। तो ये था बैकग्राउंड जब कॉन्स्टेंटाइन ने ईसाई धर्म को रोमन एम्पायर का ऑफिशियल रिलीजन घोषित किया। और जब रोमन एम्पायर का ऑफिशियल रिलीजन घोषित किया गया क्रिश्चियनिटी को, तब परिवर्तन आने शुरू हुए। तो ये पहले के जो हम देखते हैं, जो पॉलीथीस्ट जो थे, जो अनेक देवी देवताओं की पूजा करते थे, जुपिटर, जूनो, मिनर्वा, मार्स और इस तरह के देवी देवताओं की पूजा करते थे, या जो यहूदी थे, जो ज्यूज थे, इन सब का अब बड़े पैमाने पे धर्म परिवर्तन किया जाने लगा, इन सब को ईसाई बनाया जाने लगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कल्चरल चेंज है इस लेट एंटीक्विटी का। तो जो अलग अलग प्रकार के पॉलीथिस्ट लोग जो रहते थे रोमन एम्पायर में, जो ज्यूज लोग रहते थे रोमन एम्पायर में, उन सब को अब कहा जाने लगा और उन पर ज़बरदस्ती की जाने लगी और उनको प्रलोभन दिया जाने लगा कि वो सब ईसाई धर्म में कन्वर्ट हो जाएं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये कल्चरल चेंज आया लेट एंटीक्विटी ऑफ द रोमन एम्पायर में, कि जो अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे उन सबको ईसाई बनाया जाने लगा। ये एक इम्पॉर्टेंट कल्चरल चेंज है। हालांकि जो ये था कि एक जो पॉलीथिज्म की जो परंपरा थी, अनेक देवी देवताओं की पूजा करने की जो परंपरा थी, वो ऐसे एकदम से ख़त्म नहीं हो गई। लोग उसको बहुत समय तक मानते रहे, लेकिन जो ईसाई धर्म प्रचारक थे वो लगातार पॉलीथिज्म का विरोध करते रहे, लोगों को मना करते रहे कि भाई तुम पॉलीथिज्म मत मानो, ये कहते रहे, और तुम सब केवल क्रिश्चियनिटी को मानो। तो ये बहुत लंबी प्रक्रिया और बहुत लंबे प्रयासों और काफ़ी मेहनत करने के बाद इन ईसाई प्रचारकों के द्वारा तब जाके रोमन एम्पायर का पूरी तरह से
क्रिश्चियनाइजेशन संभव हो पाया, लेकिन लंबे समय तक लोग पॉलीथीइज्म में बने रहे और ईसाई बनने के बावजूद भी वो अनेक प्रकार के देवी देवताओं की पूजा करते थे। बहुत फिर चर्च ने और जो ईसाई धर्म प्रचारकों ने उनको बहुत समझाकर, बहुत डराकर किसी भी तरीके से उनको जो दूसरे देवी देवताओं की पूजा करने से रोका और पूरी तरह से ईसाई बनने के लिए उनको प्रेरित किया। एक्चुअल में होता यह था कि जो चौथी शताब्दी में जो जो अलग अलग धार्मिक समुदाय थे, उनमें कोई बहुत उनके बीच में कोई कठोर और गहरी सीमाएं नहीं थी। यानी एक व्यक्ति जो था वो ईसाई भी था, लेकिन साथ ही दूसरे धर्मों की जो दूसरे देवी देवताओं की पूजा भी करता था, और ना उनके आचरण से, ना उनके पहनावे से, ना उनके खान पान से, ना उनके रीति रिवाज से ऐसा लगता था कि भाई ये ईसाई है या पॉलीथीइज्म है या ज्यूज है। सब एक जैसे सही लगते थे। तो ईसाई धर्म प्रचारकों ने ईसाइयों को अलग दिखने के लिए प्रेरित किया कि तुम इस तरह के कपड़े पहनो, इस तरह से प्रेयर करो, इस तरह से जो पूजा करो, ऐसे रीति रिवाज अपनाओ ताकि तुम दूसरों से अलग लग सको। तो ईसाई धर्म प्रचारकों के बहुत प्रयासों और बहुत मेहनत के बाद ऐसा संभव हो पाया कि ईसाई धर्म जो है, ईसाई धर्म को मानने वाले लोग ज्यूज से और पॉलीथीइस्ट लोगों से अलग दिखने शुरू हो गए। तो ये कल्चरल चेंज था जिसके बारे में हमें बताना है परीक्षा में जब ये पूछा जाएगा। तो परीक्षा में क्या पूछा जाएगा, क्वेश्चन लिख लो, एक्सप्लेन द कल्चरल चेंजेस इन द रोमन एम्पायर इन द लेट एंटीक्विटी। रोमन साम्राज्य के परवर्ती पुराकाल में होने वाले सांस्कृतिक परिवर्तनों की व्याख्या कीजिए। रोमन साम्राज्य के परवर्ती पुराकाल में होने वाले सांस्कृतिक परिवर्तनों की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द कल्चरल चेंजेस इन द रोमन एम्पायर इन द लेट एंटीक्विटी। तो जो अभी हमने सारी चर्चा की कि जो पॉलीथीइज्म को ख़त्म करके, ज्यूज को ख़त्म करके पूरे रोमन एम्पायर में रहने वाली प्रजा को ईसाई बनाया गया, यही वो कल्चरल चेंज है जिसकी व्याख्या आपको करनी है। और अब हम अंतिम भाग पर आ जाते हैं आपके इस चैप्टर के। तो इस अंतिम भाग में हम बात करेंगे कि रोमन एम्पायर का पतन कैसे हुआ, वो डिक्लाइन कैसे हुआ, उसका फॉल कैसे हुआ। उससे पहले मैं एक चीज़ पर आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा। पेज नंबर 53 के नीचे आपको एक कोलेजियम की तस्वीर दिखाई दे रही है। ये इस तरह के कोलेजियम बनाए जाते थे जहाँ तलवार चलाने में निपुण योद्धा आपस में तलवार चलाते हुए युद्ध करते थे। ये खेल तमाशा होता था, लोग इसे देखने आते थे। यहीं पर इनका जंगली जानवरों से मुकाबला भी करते थे वो जो वॉरियर्स होते थे, जो तलवार चलाने वाले योद्धा। और यहाँ एक साथ 60,000 दर्शक बैठ के तमाशा देखते थे कि एक आदमी जंगली जानवर से लड़ रहा है, आपस में लड़ रहा है। तो ये इस प्रकार के कोलेजियम बनाए गए। तो यही वो स्कल्पचर है, यही वो नए जो स्थापत्य कला है जो रोमन एम्पायर के समृद्ध होने की वजह से रोमन एम्पायर में विकसित हुई थी। तो इस तरह के नए नए भवन वहाँ पर बन रहे हैं। तो खैर अब हम बात करते हैं आखिरी प्रश्न की, आखिरी जो भाग की, और वो है कि जो रोमन एम्पायर है उसका इतना फला फूला, इतना बड़ा विशाल ताकतवर साम्राज्य था, लेकिन अंततः इसका अंत हो गया। तो हम ये जानना चाहते हैं कि इसका अंत कैसे हुआ, इसका पतन कैसे हुआ। तो अब आप एक प्रश्न लिख लीजिए, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ द फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ द फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर। रोमन साम्राज्य के पतन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। रोमन साम्राज्य के पतन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो हम देखते हैं कि भाई जो हमारा ईस्टर्न रोमन एम्पायर था वो तो खुशहाल रहा और वहाँ की आबादी, वहाँ की पॉपुलेशन 6th सेंचुरी तक बढ़ती रही। पॉपुलेशन के बढ़ने का मतलब है कि प्रॉस्पेरिटी है, खाने पीने का सब सामान है, अच्छी खुशहाली की ज़िंदगी है, इसलिए पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो ईस्टर्न रोमन एम्पायर में तो पॉपुलेशन 6th सेंचुरी तक बढ़ती रही, लेकिन फिर 6th सेंचुरी में वहाँ पर प्लेग नाम की डिसीज़, प्लेग नाम की एक बीमारी वहाँ फैल गई जिसने मेडिटेरियन जो सी के आसपास के सारे क्षेत्रों को प्रभावित किया और वहाँ की जनसंख्या कम हो गई। तो ये तो ईस्टर्न रोमन एम्पायर की बात है। लेकिन जो सबसे बुरा संकट आया वो वेस्टर्न रोमन एम्पायर पे आया और वो ख़त्म ही हो गया। ईस्टर्न रोमन एम्पायर तो उसके बाद भी लंबे समय तक चलता रहा, लेकिन वेस्टर्न रोमन एम्पायर पूरी तरह से ख़त्म हो गया, नष्ट हो गया।
तो वो क्यों नष्ट हुआ, वो क्यों ख़त्म हुआ, हम उसी के कारणों की चर्चा यहाँ करने जा रहे हैं। जो वेस्टर्न रोमन एम्पायर के ख़त्म होने का, जो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ख़त्म होने का, जो पॉलिटिकली फ्रेगमेंटेड होने का जो सबसे इम्पॉर्टेंट कारण था, वो था कि जर्मेनिक ग्रुप्स यानी जर्मन नस्ल के जो समूह के समूह, जिनमें गौथ थे, वेंडल थे, लोम्बार्ड थे, ये सब जर्मन कबीले रोमन एम्पायर पर टूट पड़े, हमले करने लगे रोमन एम्पायर पर। और रोमन एम्परर इतना ताकतवर नहीं था या उतना शक्ति, या उसने इतनी युद्ध की तैयारी नहीं की थी कि वो इनके हमलों का मुकाबला कर सके। तो जर्मेनिक ग्रुप्स यानी जर्मन मूल के कबीले जो थे, समूह जो थे, उनमें से गौथ थे, वेंडल थे, लोम्बार्ड थे, इन सभी ने बड़े बड़े रोमन एम्पायर के बड़े बड़े प्रांतों को अपने कब्जे में ले लिया और वहाँ पर अपने अपने राज्य स्थापित कर लिए। तो इस तरह से जर्मेनिक ग्रुप्स ने जो अपने नए राज्य, नए स्टेट बना लिए, उन्हें पोस्ट रोमन स्टेट कहा जाता है। तो रोमन एम्पायर के ख़त्म होने का सबसे बड़ा कारण है जर्मेनिक ग्रुप्स, जर्मन मूल के समूहों ने, जर्मन मूल के कबीलों ने रोमन एम्पायर पे हमले करने शुरू कर दिए और रोमन एम्पायर के बड़े बड़े प्रांतों को रोमन एम्पायर से जीत कर, उनको रोमन एम्पायर से छीन कर वहाँ पर अपने राज्य बना लिए, जिन्हें पोस्ट रोमन स्टेट कहा जाता है। तो इन पोस्ट रोमन स्टेट्स के कुछ एग्जाम्पल हम देखना चाहेंगे कि ऐसे कौन कौन से पोस्ट रोमन स्टेट थे जो जर्मन कबीलों ने बसा लिए थे रोमन एम्पायर के बड़े बड़े प्रांतों को छीन कर, उनको जीत कर। तो हम देखते हैं कि स्पेन में विस्गोथों ने अपना पोस्ट रोमन स्टेट बना लिया था। हालांकि इस राज्य को, विस्गोथों के इस राज्य को जो इन्होंने स्पेन में बनाया था, अरबों ने 711 से 720 के बीच नष्ट कर दिया था। फिर एक और उदाहरण देखते हैं कि एक और जर्मन जो कबीला था, उसने जो रोमन एम्पायर के एक और प्रांत को जीतकर वहाँ पर अपना पोस्ट रोमन स्टेट बना लिया था। तो वो था गॉल में फ्रैंक का राज्य। फ्रैंक भी एक कबीला था और उसने गॉल, जो आज का फ्रांस है, उसे पुराने ज़माने में गॉल कहा जाता था। तो गॉल प्रांत को, रोमन एम्पायर के गॉल प्रांत को जीतकर फ्रैंक लोगों ने वहाँ पर अपना राज्य स्थापित कर लिया। ये भी एक पोस्ट रोमन एम्पायर का, ये भी एक पोस्ट रोमन स्टेट का एक उदाहरण है। तो ये जो राज्य जो अभी आपने देखे कि एक तो विस्गोथों ने अपना राज्य स्पेन में बना लिया, गॉल में फ्रैंक ने अपना राज्य बना लिया। ये जो पोस्ट रोमन स्टेट थे, ये वास्तव में एक भिन्न किस्म की दुनिया के शुरुआत के पूर्व संकेत थे। एक अलग प्रकार की दुनिया बस रही थी, यानी दुनिया में एक महत्वपूर्ण चेंज आ रहा था, उनको दिखाने वाले ये परिवर्तन हो रहा है, इस बात को शो करने वाले ये राज्य थे। और एक नई प्रकार की दुनिया हमारे सामने आने वाली थी और उसको मीडिएवल वर्ल्ड कहा जाता है। यानी जब से जर्मन कबीलों ने रोमन एम्पायर के प्रांतों को जीत कर अपने राज्य स्थापित करने लगे, जैसे फ्रैंक ने, जैसे विस्गोथों ने अपने अपने राज्य स्थापित किए, तो उनके राज्यों के स्थापित करने, उनके राज्यों के स्थापित होने से इतिहास एक नई करवट ले रहा है और एक नई दुनिया हमारे सामने आ रही है और उसको कहा जाता है मीडिएवल वर्ल्ड। तो मीडिएवल वर्ल्ड की शुरुआत, मध्यकालीन विश्व की शुरुआत कब से हो रही है? जब से जर्मेनिक ग्रुप्स ने, जर्मन कबीलों ने रोमन एम्पायर के जो बड़े बड़े प्रांत थे उन्हें जीतकर अपने अपने स्टेट, अपने अपने राज्य बनाए थे। और एग्जाम्पल आपको हमेशा याद रहना चाहिए, स्पेन में विस्गोथों ने अपना राज्य बना लिया था और गॉल में फ्रैंकों ने अपना राज्य बना लिया था। तो गॉल, आज का जो फ्रांस है, उसे पहले गॉल कहते थे, और क्योंकि वहाँ फ्रैंक लोगों का राज्य बन गया था, इसलिए उस गॉल क्षेत्र का नाम फ्रांस पड़ गया। तो ये सब हम देख रहे हैं कि जो नए राज्य बनने, जिन्हें पोस्ट रोमन स्टेट कहते हैं, उनके बनने से इतिहास का एक नया युग शुरू हो रहा है जिसे मीडिएवल वर्ल्ड कहते हैं। इसके अलावा अगर हम अब ईस्टर्न
रोमन एम्पायर की बात करें तो ईस्टर्न रोमन एम्पायर में तो साम्राज्य जो था रोमन एम्पायर तो वो इंटैक्ट बना रहा, उसका फ्रेगमेंटेशन नहीं हुआ, उसका विखंडन नहीं हुआ, वो तो अपनी मजबूती से अपना जमा रहा। और जस्टिनियन जो वहाँ का एम्परर था, जस्टिनियन का शासनकाल समृद्धि और शाही महत्वाकांक्षा के उच्च स्तर का द्योतक था। तो यानी जस्टिनियन के शासनकाल में ईस्टर्न रोमन एम्पायर अभी भी प्रॉस्परस हो रहा था, एम्बिशियस बना हुआ था। जस्टिनियन ने 533 CE में अफ्रीका को वेंडलों के कब्जे से छुड़ा लिया। यानी रोमन एम्पायर अब पलटवार कर रहा है। जिन जर्मेनिक ग्रुप्स ने उसके प्रांतों को कब्जा के अपने स्टेट बना लिए थे, जस्टिनियन के शासनकाल में उन जर्मेनिक ग्रुप्स पे हमला करके उनको मार भगा के अपने पुराने खोए हुए प्रांतों को रोमन एम्परर फिर वापस ले रहा है। जैसे हमने एग्जाम्पल में देखा कि 533 में जस्टिनियन ने अफ्रीका में वेंडलों को कब्जे से अफ्रीका को वेंडलों के कब्जे से छुड़ा लिया और फिर से उसे रोमन एम्पायर में शामिल कर लिया। इसी प्रकार इटली को ऑस्ट्रोगोथों के कब्जे से छुड़ा लिया और उस पर भी अपना अधिकार कर लिया जस्टिनियन ने। तो आप देख रहे हो कि पलटवार भी किया जस्टिनियन के शासनकाल में रोमन एम्परर ने। जिन क्षेत्रों को जर्मेनिक कबीलों ने, जर्मेनिक ग्रुप्स ने अपने कब्जे में लेके अपने नए स्टेट बना लिए थे, पोस्ट रोमन स्टेट बना लिए थे, उनको वहाँ से जर्मेनिक ग्रुप्स को हरा के उन क्षेत्रों को वापस जीत लिया जस्टिनियन ने। लेकिन इससे बहुत ज़्यादा जो युद्ध हुए उससे रोमन एम्पायर पूरा तहस नहस हो गया। और यानी क्योंकि युद्ध करने में खर्चा बहुत आता है ना, तो इस आर्थिक जो खर्चा जो बहुत आ रहा था रोमन एम्पायर को बार बार युद्ध करने का, इन कबीलों से अपने राज्य को वापस लेने का, उसमें बहुत पैसा खर्च हो रहा था। इस वजह से ये रोमन एम्पायर इन युद्धों से बर्बाद हो गया। और इससे जब वो रोमन एम्पायर कमज़ोर हो गया तो लोम्बार्ड्स के आक्रमण के लिए रास्ता साफ हो गया। तो ये तो एक कारण रहा जो रोमन एम्पायर के पतन का, जर्मेनिक कबीलों से युद्ध करने का। इन जर्मेनिक कबीलों से युद्ध की वजह से रोमन एम्पायर को एक तो अपने बहुत सारे क्षेत्र खोने पड़े और बहुत इन युद्धों से रोमन एम्पायर को बहुत आर्थिक रूप से क्षति भी हुई, बहुत पैसा भी खर्च हुआ। इस वजह से रोमन एम्पायर कमज़ोर हो गया और अंततः उसका पतन हो गया। एक और कारण था रोमन एम्पायर के पतन का, एक और कारण है रोमन एम्पायर के फॉल होने का, और वो है ईरान के जो शासक थे सासानी रूलर्स। तो सासानी शासक जो थे 3री शताब्दी से ईरान पे शासन कर रहे थे और वो ज़्यादा मजबूत हो गए और उन्होंने भी रोमन एम्पायर पे आक्रमण कर दिया, अटैक कर दिया। और उन्होंने यानी सासानी शासकों ने जो मिस्र सहित इजिप्ट समेत सभी विशाल पूर्वी प्रांतों पर बड़े पैमाने पर आक्रमण किया। तो सासानी जो रूलर्स थे, सासानी एम्पायर जो था, उसने रोमन एम्पायर पे बड़े पैमाने पे हमले शुरू कर दिए और इजिप्ट तक हमले करता गया। जो ईस्टर्न रोमन एम्पायर था आजकल उस समय तक उसे बाइजेंटियम के नाम से जाना जाने लगा, बाइजेंटियम एम्पायर के नाम से जाना जाने लगा। तो बाइजेंटियम ने पर जो हमले किए सासानियों ने, उससे भी रोमन एम्पायर बहुत कमज़ोर हो गया। लेकिन फिर 620 में बाइजेंटियम जो ईस्टर्न रोमन एम्पायर था उसने अपनी थोड़ी शक्ति इकट्ठी की और सासानियों पर हमले करके जो सासानियों ने जिन प्रांतों को, जिन प्रोविंसेस को रोमन एम्पायर से जीत लिया था, तो बाइजेंटियम ने यानी ईस्टर्न रोमन एम्पायर के शासकों ने उन खोए हुए क्षेत्रों को दोबारा से सासानियों से के कब्जे से छुड़ा लिया और अपने रोमन एम्पायर में मिला दिया। तो इस तरह से लगातार युद्धों की वजह से जो उसकी आर्थिक शक्ति थी रोमन एम्पायर की, वो लगातार कम होती जा रही थी और यही उसके फॉल, यही उसके डिक्लाइन, यही उसके पतन होने का मुख्य कारण है। लेकिन अभी 620 में जब रोमन एम्पायर जो बाइजेंटियम, जिसे आजकल जो ईस्ट रोमन एम्पायर बचा जिसे हम बाइजेंटियम कहते हैं, उसने किसी तरह बड़ी मुश्किल से सासानियों से अपने खोए हुए इलाकों को तो हासिल कर लिया, लेकिन अभी वो रोमन एम्पायर, बाइजेंटियम एम्पायर अभी चैन की सांस भी नहीं ले पाया था कि एक और बहुत महत्वपूर्ण, एक बहुत विशाल
एक बड़ा खतरनाक खतरा रोमन एम्पायर के सामने फिर से खड़ा हो गया और इस खतरे ने इस रोमन एम्पायर पर फाइनल असॉल्ट किया, आखिरी चोट की। इस नए खतरे ने इन नए लोगों ने रोमन एम्पायर पर जो भीषण प्रहार किया, वो प्रहार इतना तेज था, इतना खतरनाक था, इतना भीषण था कि उसके झटके से रोमन एम्पायर संभल नहीं पाया और धड़धड़ाकर, जैसे एक पुरानी इमारत धड़धड़ाकर गिर जाती है, ऐसे ही धड़धड़ाकर धराशायी हो गया रोमन एम्पायर। तो वो नए लोग कौन थे जिन्होंने 620 में रोमन एम्पायर पर हमला करके उसे हमेशा के लिए समाप्त कर दिया? तो ये लोग थे इस्लाम के फॉलोअर्स, यानी मुसलमान। अरब में जो प्रॉफेट मोहम्मद ने क्या जब मृत्यु हो गई तो उसके 10 साल के अंदर ही जो उनके फॉलोअर्स थे, जिन्हें मोहम्मडन्स कहते हैं, इस्लाम के अनुयायी कह सकते हैं, उन्होंने पहले अरब का पूरा क्षेत्र जीता, फिर सीरिया, इराक और दूसरे मध्य एशिया, मिडिल ईस्ट, इन सबको जीतते गए और फिर उन्होंने अपनी पूरी शक्ति इकट्ठी करके फाइनली रोमन एम्पायर पे ज़बरदस्त हमला किया और इन रोमन एम्पायर और इन मुसलमानों के, इन इस्लामिक शक्तियों के आक्रमण को रोमन एम्पायर सहन नहीं कर पाया और वो किसी पुरानी इमारत की तरह धड़धड़ाकर धराशायी हो गया और फिर दोबारा कभी खड़ा नहीं हो पाया। तो आपने देखा कि जर्मेनिक ग्रुप्स के हमले से भी रोमन एम्पायर को बहुत क्षति हुई थी, लेकिन हमने देखा कि फिर बाद में जस्टिनियन ने जो जर्मेनिक ग्रुप ने उन रोमन एम्पायर के जो क्षेत्र जीत लिए थे उनको किसी तरह वापस जीत लिया था रोमन एम्पायर ने। इसी तरह हम देखते हैं कि सासानियों ने भी उस पर बड़ा चोट की थी रोमन एम्पायर पे और उसके बहुत सारे इलाके छीन लिए थे, लेकिन अंततः 620 में भी हम देखते हैं कि बाइजेंटियम ने, यानी ईस्टर्न रोमन एम्पायर ने सासानियों को भी किसी तरह हरा के अपने खोए हुए इलाकों को दोबारा जीत लिया। लेकिन अब जो तीसरी शक्ति जिसने रोमन एम्पायर पर हमला किया है, यानी मुसलमानों ने, उन्होंने जो भयंकर हमला किया वो इतना भीषण था, इतना खतरनाक था, इतना ताकतवर था कि उसके हमले को रोमन एम्परर सहन नहीं कर पाए, रोमन एम्पायर सहन नहीं कर पाया और मुसलमानों के आक्रमण से रोमन एम्पायर एक पुरानी इमारत की तरह धड़धड़ाते हुए धराशायी हो गया और फिर दोबारा कभी उठ के खड़ा नहीं हो पाया। तो ये फाइनल अटैक था मुसलमानों का रोमन एम्पायर पे, जिसकी वजह से रोमन एम्पायर हमेशा के लिए समाप्त हो गया। तो इस तरह से जो कुछ भी पार्ट बचा हुआ था आपका इस चैप्टर का, वो मैंने अब पूरा किया, अपनी जिम्मेदारी निभाई कि बीच में आपको छोड़ के चला गया था, इसलिए ये काम कराना, इस पार्ट को पूरा कराना मेरी जिम्मेदारी थी। मैं आगे कोशिश करूँगा कि अगर मेरे पास समय हुआ तो मैं आगे भी ऐसे ही अन्य चैप्टर्स के भी आपको वीडियो बनाकर भेजता रहूँगा। आप सब इन वीडियो को बहुत ध्यान से देखें, फिर अपनी NCERT किताब पढ़ें, आप सबको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो मेरी इस तरफ से सभी प्यारे विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।